हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीबॉडी। सभी का स्वागत है मेरे चैनल संस्कृत स्टूडियो पर। और संस्कृत शिक्षण को ये चैनल है मेरा एक छोटा सा प्रयास है। आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फाइट कर रहे हैं जो स्टूडेंट जो संस्कृत को पढ़ते हैं, आप सभी के लिए मेरे यहाँ से डाले गए वीडियोस हेल्पफुल रहें, ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था समास, और समास को मैंने स्टार्ट कर दिया है। एक भाग हम पहले बना चुके हैं, यानी कि एक वीडियो इससे पहले डाला जा चुका है समाज से संबंधित। आप उसे देख लें यदि अभी तक नहीं देखा है तो, और आज के टॉपिक से आप कनेक्ट कर पाए। आज हम लेंगे सबसे पहले अव्ययी भाव समास को। इससे पहले जो वीडियो मैंने डाला है समास से संबंधित, वहां पे हमने बात की थी समास के जितने भी भेद हैं उन सभी को एक ग्लिम्स के रूप में देखा है कि सभी को हम कैसे पहचाने, क्या बातें इनमें रहती है हर समास के अंदर, ये सब हम देख चुके हैं। आज भाग नंबर 2 है समास का, और हम स्टार्ट कर रहे हैं अव्ययी भाव समास को। ठीक है। और समास को इस बार मेरे चैनल के माध्यम से आप सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही देखिए ट्रिकी तरीके से आपको बताया जाएगा कि कैसे समास को पहचानना है, क्या क्या शब्द आपको दिए जाते हैं और आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी तक जो गलतियां हम करते आए हैं समास से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने में, वो अब नहीं हो, ऐसा प्रयास है। तो आप भी जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ में। और ये आज हम वीडियो जो अपलोड कर रहे हैं इस पे हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास को। देखें स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा है स्लाइड यहाँ पर जो मैंने ली है, अव्ययी भाव समास हम पढ़ रहे हैं। और अव्ययी भाव समास का नाम आते ही दिमाग में हमारे आता है कि अव्यय होगा कहीं ना कहीं। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि पूर्व पद प्रधान होता है, प्रायः पूर्व पद प्रधान, यानी कि पूर्व पद में ही अव्यय होगा। ये नित्य नपुंसक लिंग में होता है, और अव्यय बन जाने पर आदि विभक्ति का लोप हो जाता है, यानी कि प्रथम पद में जो विभक्ति है जो विग्रह पद में हमें दिखती है उसका लोप हो जाता है। ओके। अव्यय समास विधायक सूत्र है ये। इस सूत्र को हम पढ़ लेते हैं, आपको याद नहीं करना है, केवल एक बार पढ़ें मेरे साथ में। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्थी अर्थ अभाव अत्यय असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा आनुपूर्व्य योग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्य अंतवचन। ये है आपका अव्ययी भाव समास विधायक सूत्र। अब देखें, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इतना बड़ा सूत्र हम कैसे याद करेंगे। तो देखिए, आपको याद करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, चीजें याद करनी नहीं पड़ती, अपने आप हो जाती हैं। यहाँ पे ये बता रखे हैं 16 अव्यय हैं। हमने बात की थी कि प्रायः पूर्व पद प्रधान है और पूर्व पद में अव्यय होता है। अव्यय के साथ आपको देखिए अव्यय तो दिखेगा, साथ ही उपसर्ग भी दिख सकते हैं और निपात भी होता है। ठीक है। और मैं आपको बता दूं आपके नॉलेज के लिए कि मोस्टली जो दिखेंगे आपको सारे उपसर्ग ही दिखेंगे। ठीक है। तो ये सारे जो उपसर्ग हैं किन किन अर्थों में प्रयुक्त होते हैं ये यहाँ पे लिखा हुआ है, और इन सभी को अभी हम पढ़ेंगे। यहाँ से 16 अव्यय हैं। आज जितना हो संभव हो पाएगा उतना हम यहाँ पर करेंगे, बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला अव्यय है आपका अधि अव्यय, और अधि उपसर्ग है, इसको अव्यय हम कह रहे हैं क्योंकि ये अभी यहाँ पे उपसर्ग अव्यय और निपात इन तीनों के साथ में ही लग रहा है अव्ययी भाव समास में। अधि उपसर्ग है, किस अर्थ में होता है? विभक्ति अर्थ में। अधि हरि अधिग्रामम, इस प्रकार से आपको इन शब्दों के साथ दिखेगा। जैसे ही इसको विग्रह हम करेंगे तो इस पीछे वाले शब्द में को आपको पहले ले लेना है, इसमें सप्तमी लगानी है और बाकी आपको लगा देना है इति। तो देखिए क्या क्या होता है इसका विग्रह। समस्त पद है अधि हरि, विग्रह पद में लिखेंगे हरौ इति। ठीक है। इधर देखिए अधिग्रामम, फिर हम विग्रह में इसको लिखेंगे ग्रामे इति, सप्तमी लगा दी आपने, हरऊ ग्रामे सप्तमी है और इति इति, ये विभक्ति अर्थ में होता है कौन? अधि अव्यय। ठीक है। अगला अव्यय है आपका उप अव्यय, उप उपसर्ग कह सकते हैं आप। ये समीपार्थक अव्यय है, समीप अर्थ में प्रयुक्त होता है। उप कृष्णम, यानी कि कृष्ण के समीप। आपने क्या कहा? कृष्ण के समीप। यहाँ पे विभक्ति आपको लगानी है षष्ठी, क्योंकि कृष्ण के समीप हम कह रहे हैं ना, विभक्ति वैसे भी षष्ठी ही रखनी है। तो कृष्ण से समीपम, इस प्रकार से आप इसका विग्रह करेंगे। उपगंगम है तो गंगायाः समीपम, ऐसा इसका विग्रह किया जाएगा। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया इन दोनों का?
अब देखिए अगला अव्यय आता है हमारे सामने सु अव्यय। सु अव्यय जो है ये समृद्धि अर्थ में प्रयुक्त होता है और समृद्धि ही आपको लगाना है इधर विग्रह में। आपको यहाँ पे जो चीजें बताई जा रही है मोस्टली 98% चांस में इधर जो अर्थ लिखे हुए हैं ये ही आपको विग्रह पद में देखने को मिलेंगे। विभक्ति में तो नहीं था, यहाँ पे आपको सप्तमी लगानी है विग्रह में। और इधर समीप अर्थक है तो यहाँ पे समीपम दिख रहा है। समृद्धि है तो इधर भी आपको समृद्धि लगाना होगा। चलिए यहाँ पे देखिए शब्द क्या लिखा है, सुमगधम। विग्रह करेंगे तो क्या होगा, मगधानाम समृद्धि। सुभिक्षम भिक्षाणाम समृद्धि। इसी तरह से होगा सुमद्रम मद्राणाम समृद्धि, है ना। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, आपको और भी बता दिए जाएंगे जब प्रैक्टिस सेशन होगा। आप केवल यहाँ पे जो बताया गया है इसको समझ लीजिए, इन शब्दों को प्रैक्टिस करेंगे। और ये जो 16 अव्यय हैं, 16 अव्यय उपसर्ग निपात की श्रेणी में आ रहे हैं जो अव्ययी भाव में प्रयुक्त होते हैं, ये फिक्स है। ठीक है, तो ये किन किन अर्थों में प्रयुक्त हो रहे हैं ये आपको ध्यान रखना है, कैसे इनका विग्रह होगा ये आपको ध्यान रखना है। ओके, 3 तो हो चुके हमारे। चलिए यहाँ पे भी आपने क्या किया, षष्ठी विभक्ति लगाई है। मैं केवल यहाँ विभक्तियां लिखती जा रही हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि विग्रह पद में आपको यहाँ सप्तमी है, बाकी मोस्टली सभी जगहों पर आपको विभक्ति षष्ठी ही दिखेगी। ठीक है, चलें अब हम बात करते हैं, आगे आए। ये है आपका अगला अव्यय कौन सा है, दुर। दुर का मतलब होता है व्यर्थी। व्यर्थी का मतलब वृद्धि नहीं है, व्यर्थी का मतलब है नाश। क्या तात्पर्य है, नाश अर्थ में प्रयुक्त होता है दुर। दुर मूढ़म, अब क्या इसका अर्थ समझ रहे हैं हम, मूढ़ों का नाश, मूर्खों का नाश, मूढ़ानाम व्यर्थी। दुर यवनम, यवनानाम व्यर्थी। इस प्रकार आपने विग्रह पद में क्या लगाई, विभक्ति षष्ठी। ठीक है, अगला अव्यय है आपका निर। निर का मतलब होता है अभाव। अभाव अर्थ में प्रयुक्त होता है निर्विघ्नम, विघ्नानाम अभावः। निर्जनम, जनानाम अभावः। इस प्रकार से आपने क्या देखा, यहाँ पर भी षष्ठी लगी है। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मोस्टली जब आप विग्रह पद लेंगे तब आपको षष्ठी विभक्ति ही देखने को मिलेगी। कहीं पर षष्ठी का एक वचन होगा तो कहीं पर बहुवचन होगा। अगला देखिए अति। अति अव्यय का मतलब अत्यधिक नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ मैं इंपॉर्टेंट मार्क भी कर देती हूँ, आप ध्यान रखें। अति का अर्थ होता है अत्यय या नाश। नाश अर्थ में प्रयुक्त होता है अति हिमम। तो कैसा है, हिमस्य अत्ययः, हिम का नाश। अति छायम, छाया या अत्ययः, छाया का नाश। अति वर्षम, वर्ष का नाश। तो वर्षस्य अत्ययः इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अति वर्षम का विग्रह जो है वो वर्षा का नाश भी कह सकते हैं हम। तो वर्षायाः अत्ययः इस प्रकार से लिखा जाएगा विग्रह पद में। तो आपने क्या देखा यहाँ पर, षष्ठी विभक्ति ही लग रही है। अगला आता है हमारा अति अव्यय, एक बार फिर से आया है और ये असंप्रति असमयोचित अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है। अति निद्रम मतलब कि अभी निद्रा उचित नहीं है, ये असमयोचित अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है। तो ये असंप्रति इधर लगेगा, निद्रा संप्रति न युज्यते। अति निद्रम का विग्रह देखा आपने, अति हासम, हासः संप्रति न युज्यते। इसी प्रकार से अति क्रीडम भी हो सकता है, क्रीड़ा संप्रति न युज्यते, है ना। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये सारे जो पद हैं, समस्त पद, इनके विग्रह कैसे हो रहे हैं और किस प्रकार से आपको कौन से विग्रह में कौन सी विभक्ति लगानी, ये सब आपने देख लिया, है ना। तो ये हमने क्या देखा है, 7 अव्यय हम कर चुके हैं स्टूडेंट्स। इसके आगे का पार्ट जो है यानी कि 8वें अव्यय से हम करेंगे अगले वाले वीडियो के अंदर। तो अगले पार्ट में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ में। और एक छोटा सा प्रयास है कि आपको अभी तक जहाँ कहीं भी संस्कृत विषय से संबंधित किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट आ रहा था वो अब नहीं आए, और अभी तक जो गलतियां हम करते आए थे वो अब नहीं हो, और साथ ही अभी तक जिन गलतियों की वजह से सिलेक्शन हमारा नहीं हुआ है, रुक गया है, वो अब नहीं रुके। यानी कि इसी अटेम्प्ट में जो करना है अभी इसी अटेम्प्ट में करना है, इसी अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना है स्टूडेंट्स। इसलिए जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ में। आरपीएससी के एग्जाम जो भी आप फाइट करने जा रहे हैं, किसी भी लेवल का हो, चाहे ये बिल्कुल बेसिक कोर्स चल रहे हैं, आपको सभी एग्जाम के लिए ये हेल्पफुल रहेंगे, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड भी क्यों नहीं दे रहे हैं। ओके, तो
मिल रहे हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के लिए। अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट आप सभी को। थैंक यू, बाय बाय।